ओरिजिन ऑफ लाइफ की एक थ्योरी, बाकी सब कहाँ गए? ओरिजिन ऑफ लाइफ बताया था आपको, मॉडर्न थ्योरी समझ में आया था ना, उसी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। देखिए इसका क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। जो मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी, ठीक है, ओपरन एंड हल्डन की थ्योरी थी ना, बताया था उसको लैब में एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था। साइंटिस्ट कौन थे? स्टैनले मिलर, स्टैनले मिलर, और एक साइंटिस्ट थे एंड यूरे। दो साइंटिस्ट हैं, उसमें बुक में एक ही का नाम दिया क्योंकि एक का कंट्रीब्यूशन इसमें ज्यादा है, इसलिए इन्हीं का नाम दिया है। 1953, ठीक है, इस ईयर में एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था। मतलब जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई थी ओपरन हल्डन थ्योरी में बताया गया था, उसको लैब में प्रूफ किया था। ठीक है, कैसे किया था प्रूफ? देखिए उन्होंने एक पूरा सेटअप बनाया था इस तरीके से, एक इस तरीके से ग्लास का पूरा सेटअप है। यहां पर एक फ्लास्क लगाया, ठीक है, और इस तरीके से यहां ये कंडेंसर लगाया हुआ है। ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये इस थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ लैब में प्रूफ करके दिखाया था कि ओरिजिन ऑफ लाइफ में बताया गया था ना क्या चीज बनती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सारी चीजें बनती है ना, उसको लैब में इन्होंने बना के दिखाया था। तो देखिए स्टार्टिंग में उस समय एटमॉस्फेयर क्या था? रिड्यूसिंग था। वो सारी परिस्थितियां, वो सारी कंडीशन इस सेटअप में वो करेंगे। टेम्परेचर बहुत हाई था, उसके लिए इन्होंने क्या लगाया? इसमें इलेक्ट्रोड लगाया, ठीक है, जो क्या करते थे? इलेक्ट्रोड 800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जनरेट कराते थे। समझ में आया? इलेक्ट्रोड की मदद से टेम्परेचर यहां जनरेट कराया जाता था। इस पूरे ग्लास के अपरेटस में से सारी एयर को उन्होंने पहले बाहर कर दिया कि कोई एयर नहीं रहे, क्योंकि एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, यहां ऑक्सीजन नहीं रहनी चाहिए। ये आज उन्होंने उस समय किया था जब एटमॉस्फेयर क्या था? ऑक्सीजन था। उस समय 1953 की बात है, तो उस समय ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें से सारी ऑक्सीजन को वैक्यूम के माध्यम से, ये वैक्यूम लगा है, सारे को बाहर कर दिया। फिर इसमें इन्होंने एयर भरा था, गैसेस भरी थी। कौन सी गैसेस भरी थी? यहाँ मीथेन था, ठीक है, अमोनिया था और हाइड्रोजन थी, और साथ में यहाँ H2O वेपर के फॉर्म में, H2O वेपर है, वेपर के रूप में, क्योंकि उसमें टेम्परेचर हाई था। तो वेपर कैसे आएगा? यहाँ वाटर लिया था इन्होंने, इस फ्लास्क में क्या लिया? वाटर लिया। इस वाटर को क्या किया? उसी तरीके से बॉईल कराया, और जब बॉईल होगा वाटर तो यहाँ से वेपर जाएंगी और ये वेपर यहाँ आकर के इकट्ठी हो जाएंगी। मतलब वो सारी चीजें जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में थी वो सारी कंडीशन उन्होंने यहाँ जनरेट करा दिया। ठीक है, टेम्परेचर भी हो गया, एनारोबिक एनवायरनमेंट भी हो गया, वाटर वेपर है, ये सारी चीजें। कभी कभी पूछा जाता है इन गैसेस का रेशियो क्या है, तो रेशियो में याद रखिए ये 2 है, ये क्या है? 2 है, और ये 1 का रेशियो होता है। ठीक है, इसमें अमोनिया 1 के रेशियो में 2 और
1, रेशियो भी पूछ लिया था इन गैसेस का। समझ में आया? बनाइएगा नहीं, बुक में सब बना है, देखते रहिएगा। ठीक, एक हफ्ते बाद में देखिए, जब यहाँ ये गैसेस हैं, टेम्परेचर भी मिल गया है, ऑक्सीजन भी नहीं है, तो ये आपस में रिएक्ट की और एक हफ्ते बाद उनको यहाँ पर जो वाटर मिला, क्योंकि ये वाटर कंडेंस, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कंडेंसर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ये कंडेंसर। कंडेंसर में क्या है? इधर से कोल्ड वाटर भेजते हैं, कोल्ड वाटर, ठंडा पानी भेजते हैं, क्योंकि ऊपर जो है गैसेस वो आपस में रिएक्शन कर रही हैं, वाटर वेपर भी है। इसके बाद जो भी चीज ये गैसेस गर्म हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से टेम्परेचर भी तो हाई है ना। तो ये जब नीचे आएगा तो धीरे धीरे इसको क्या करना है? कूल करना है, क्योंकि अर्थ क्या हो रही थी उस समय? धीरे धीरे कूल। वो कैसे दिखाएंगे? यहाँ से कोल्ड वाटर भेजेंगे, ऊपर से जो मटेरियल आ रहा है वो धीरे धीरे क्या होगा? कूल होगा, और ये जो वाटर यहाँ से कोल्ड भेजा जा रहा है, ये पानी गर्म हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से हॉट मटेरियल आ रहा है, और यहाँ से जो वाटर निकलेगा वो क्या है? हॉट वाटर। मतलब ये कंडेंसर लगा हुआ है, ठीक है, जो एयर को क्या, जो गैसेस को क्या कर रहा है? कंडेंस कर रहा है, टेम्परेचर लो कर रहा है उनका। और एक हफ्ते बाद यहाँ अमीनो एसिड बन चुके थे, याद रखिए। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट किए गए उसमें प्रोटीन, लिपिड को बना के दिखाया गया था, लेकिन स्टेनले मिलर ने जो किया था उसमें प्रोटीन और अमीनो एसिड नहीं बना था। ये ध्यान रखने वाली चीज है। सॉरी, प्रोटीन और लिपिड नहीं, केवल क्या बोलेंगे? अमीनो एसिड बने थे। 1 वीक के बाद में यहाँ जो वाटर कलेक्ट होगा उस वाटर में अमीनो एसिड दिखे थे, ठीक है। बाकी और भी चीजें बाद में बनाई गई थी, तो इसमें यही ध्यान रखना है आपको। समझ में आया? इसमें कुछ नहीं है, आगे बढ़ जाएं इस पर। ये एक्सपेरिमेंट, ये ओपनन हल्डन थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। ये ओपनन हल्डन थ्योरी को प्रूफ करना चाहते थे, तो उन्होंने लैब में प्रूफ किया था, 1953 में प्रूफ किया था, क्योंकि वो तो ओपनन हल्डन जो थ्योरी दी गई थी अर्थ पर जो लाइफ की ओरिजिन हुई थी वो तो बहुत पहले की बात है ना। उस थ्योरी को प्रूफ करके दिखाया था। आप कैसे बता तो रहे हैं आपको, एटमॉस्फेयर में उस समय कंडीशन क्या थी? टेम्परेचर बहुत हाई था। भाई ओपनन हल्डन थ्योरी लास्ट पिछली बार पढ़ाया मैंने ना, केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रूफ है ये, जो केमिकल के द्वारा इवोल्यूशन हुआ था। गैसेस आपस में रिएक्ट की, पहले गैसेस एटॉमिक स्टेट में थी, बाद में मॉलिक्यूलर स्टेट में आई। इन्होंने सीधे यहाँ मॉलिक्यूलर स्टेट लिया है, देखिए सीधे क्या लिया है? मॉलिक्यूलर स्टेट। टेम्परेचर बहुत हाई था, उसको कैसे दिखाएंगे? इलेक्ट्रोड लगाया उसके लिए। ऑक्सीजन नहीं थी, कैसे दिखाएंगे उसको? जहां जितनी भी ऑक्सीजन है सबको वैक्यूम लगा करके सारी ऑक्सीजन को हटा देंगे पहले, ठीक है। वाटर वेपर के रूप में था, कैसे दिखाएंगे? यहाँ से बॉइलिंग वाटर, वाटर को बॉइल कर रहे हैं, यहाँ वाटर की वेपर आ रही है, समझ में आ रहा है। अर्थ धीरे धीरे कूल हो रही थी, कैसे दिखाएंगे? क्योंकि यहाँ जो मटेरियल रहेगा काफी हॉट रहेगा, रिएक्शन होगा ना। जब तक टेम्परेचर हाई नहीं रहेगा तब तक रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन होगी तो मटेरियल नीचे आएगा, यहाँ से कोल्ड वाटर भेजेंगे, वो मटेरियल धीरे 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 ठंडा होते आगे बढ़ेगा, और एक हफ्ते बाद में क्या है? वो आपस में रिएक्शन होगा धीरे धीरे, और अमीनो एसिड। अब बताइए कुछ कह रहे हैं। मकसद था उस थ्योरी को लैब में प्रूव करा के दिखाना। कैसे आप मानते वो थ्योरी सही है? कैसे कोई मान लेता कि ओपनन हल्डन थ्योरी सही है, केमिकल इवोल्यूशन हुआ है? देखिए बना के दिखाया अमीनो एसिड। उसके बाद में और साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ प्रोटीन, फैट, लिपिड, ये सारी चीजें बन गई थी। समझ में आ रहा ना? ठीक है, कोई समस्या? काम क्या था? सेल नहीं बना के दिखाएंगे ये, इनके बस में सेल नहीं है, ठीक है। उसमें देखिए वो केमिकल थ्योरी क्या बताती है कि केमिकल्स के मिलने से लाइफ बनी है। तो लाइफ कैसे बनी है? जब तक प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैट, लिपिड ये सब नहीं बना रहे केमिकल, तो कैसे सेल बन जाएगी? तो सेल तो नहीं बनाया, लेकिन वो केमिकल तो बना के दिखाया उन्होंने, ये किया था उन्होंने। अब क्वेश्चन आता है, क्या आज के समय जो ओपनन है, ओरिजिन ऑफ लाइफ दोबारा कभी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बताइए, ओरिजिन ऑफ लाइफ आज के समय दोबारा हो सकती है, या जो ओपनन हल्डन थ्योरी नेचर में कभी फॉलो हो सकती है? कभी नहीं होगा, क्योंकि आज का एटमॉस्फेयर ऑक्सीजनिक है, ठीक है। आज ऊपर से अल्ट्रावायलेट रेज नहीं आ रही हैं, उतना हाई टेम्परेचर आज के समय नहीं है,
उस समय की जो कंडीशन वो आज नहीं है, इसलिए आज के समय केमिकल इवोल्यूशन नहीं हो सकता है। वो हो गया तो हो गया, हाँ लैब में करके दिखा सकते हैं, वो कंडीशन ला करके, नेचर में नहीं हो सकता है। तो कारण वही है, ऑक्सीजन है इस समय, ठीक है, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट लाना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? ठीक, हाँ देख लीजिएगा, 1800 है, कितना है जी, 1953 है ना, हाँ ऐसे कुछ है। देखिए इसके बाद यहां तक फिनिश हो गया, अरे देख लो कहीं मिस्टेक, यही है ना। आगे देखिए क्या है, आगे आपको पढ़ना है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। ये फिर मैं बता रहा हूं, देखिए ये जो पढ़ाने जा रहे हैं ये आपको बुक में एक इधर मिलेगा, एक 4 पेज बाद मिलेगा, एक 3 पेज बाद बिखरा हुआ मिलेगा, बिखरा हुआ मिलेगा, इसीलिए लिखते रहिएगा। एवोल्यूशन की थ्योरी कौन कौन सी है? तो देखिए पहली थ्योरी जो है वो क्या है, अभी तक मैंने बताया था ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी, ये है एवोल्यूशन की थ्योरी, ठीक है। विकास कैसे हुआ, पहली है लैमार्क थ्योरी, लैमार्किज्म, ठीक है। उसके बाद डार्विनिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद म्यूटेशन थ्योरी है, उसके बाद मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, ठीक। लैमार्किज्म, एक साइंटिस्ट थे लैमार्क, किसने दिया था, लैमार्क, लैमार्क ने इस थ्योरी को दिया था 700 कुछ में ईयर में लैमार्क की बर्थ हुई थी, ठीक है, 1700 कुछ ईयर में था उनकी बर्थ। लैमार्क, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क पूरा नाम था उनका। इन्होंने जो थ्योरी दिया उसका नाम क्या था, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये थ्योरी का नाम था, ठीक है। थ्योरी ऑफ उपार्जित लक्षणों की वंशागति हिंदी में बोलते हैं, या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर बोल सकते हैं पूरा। इसमें लिखेंगे, थ्योरी की जगह आप लिखिएगा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये इनकी थ्योरी का नाम था, ठीक है। या इसी में एक वर्ड आता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ठीक। इन्होंने एक बुक लिखा था, इस थ्योरी को किस बुक में लिखा था, एक बुक का नाम है, ठीक है, 19 कोई सन है देखिए दिया होगा, 1809, 1809 में, ठीक है, 1809 में इन्होंने अपनी थ्योरी को दिया। ये थ्योरी किस सन में दी गई थी, लिखिएगा, ये जो था 1809 में था, ठीक है, 1809 में। समझ में आया? इन्होंने क्या कहा, देखिए इन्होंने बोला था कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है, जिस ऑर्गन को ज्यादा प्रयोग करेंगे वो ऑर्गन अगली जनरेशन में धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डेवलप होता जाएगा, ठीक है। और जिस ऑर्गन को कम यूज करेंगे वो ऑर्गन कई जनरेशन बाद धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, ठीक। इन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल जो लिया था वो क्या था, जिराफ का, जिराफ का एग्जाम्पल, अफ्रीका के घने जंगलों में जिराफ रहा करते थे, ठीक। तो स्टार्टिंग में वहां पर क्या था, नीचे भी ग्रास थी और ट्री थे, पेड़ थे, ठीक है। इस तरीके से क्या है, ये ट्री है। जो जिराफ अलग अलग जैसे हाइट के थे, जिराफ की जो हाइट थी वो क्या थी, अलग अलग थी। जो जिराफ छोटे थे, ठीक है, पहले जिराफ ने जो ग्रासेस थी बॉटम पर थी उनको खा करके धीरे धीरे फिनिश कर दिया, समझ में आया। इसके बाद जब नीचे की घास धीरे धीरे खत्म होने लग गई तो जिराफ ने पेड़ों के पत्तियों को खाना चालू किया, ट्री के लीव्स को, ठीक। तो जो जिराफ छोटे गर्दन वाले थे वो क्या थे, वो अपने वहां तक नहीं पहुंच पाते थे। कुछ जिराफ ने क्या किया, अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना चालू किया, धीरे धीरे स्ट्रेच किया, ठीक है। और कई जनरेशन बाद जो अपनी गर्दन को नहीं खींच पाए वो क्या हो गए,
डिस्कार्ड हो गए, और जो अपनी गर्दन को स्ट्रेच किए धीरे धीरे, कई जनरेशन बाद उनकी नेक क्या हो गई, इलोंगेट हो गई, लंबी गर्दन हो गई। तो उन्होंने अपने गर्दन का प्रयोग किया ज्यादा, ठीक है। किसी ऑर्गन को ज्यादा यूज करेंगे तो आपकी कई जनरेशन के बाद वो ऑर्गन धीरे धीरे डेवलप होता जाएगा। यहाँ जिराफ की गर्दन धीरे धीरे क्या हो गई, इलोंगेट हो गई, ठीक है, क्योंकि उसने अपनी नेक का ओवर यूज कर दिया। लेकिन ये एक जनरेशन में नहीं होता है, ठीक है, ये कई जनरेशन के बाद धीरे धीरे होता है। समझ में आ रहा ना? तो ये इन्होंने इस तरीके से ये जिराफ का एग्जाम्पल लिया था। अब इनके हिसाब से क्या था, इनके हिसाब से एक बॉडी बिल्डर का जो बेटा बच्चा है वो बॉडी बिल्डर होना चाहिए था, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया था। इस थ्योरी में कुछ कमियां थी। इस थ्योरी को एक साइंटिस्ट थे वीजमान, ठीक है, उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया था। डिस्कार्ड लैमार्किज्म, लैमार्क थ्योरी को क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया। कैसे? 22 जनरेशन तक चूहे की पूंछ को काटा और किसी भी जनरेशन में चूहे की कटी हुई पूंछ नहीं मिली। भाई देखिए, माइस की टेल को काट दिया गया है तो अगली जनरेशन में या 2-4 जनरेशन के बाद उसकी टेल नहीं होनी चाहिए थी ना, क्योंकि वो ऑर्गन कट हो चुका है। लेकिन इन हर जनरेशन में टेल क्या है, कंप्लीट आई। तो इन्होंने इस थ्योरी को, विजमान ने उस तरह माइस का एग्जाम्पल लेकर के उसको क्या कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया था, ठीक है। और एक इन्होंने फिर कॉन्सेप्ट क्या दिया, इन्होंने बोला था कि अगर चेंज जो है जर्म प्लाज्म में होता है, जीन में होता है। देखिए हमारी बॉडी में 2 तरीके का सेल है, एक है सोमैटिक सेल, एक है रिप्रोडक्टिव या जर्म सेल। सोमैटिक सेल में अगर हम बॉडी को बिल्डअप कर लेते हैं, मसल्स को स्ट्रांग कर लेते हैं, तो ये कैरेक्टर हमारी अगली जनरेशन में नहीं जाने का। जो बदलाव हमारी जर्म सेल में होता है, जर्म सेल का मतलब स्पर्म या ओवम की सेल में होता है, वही कैरेक्टर अगली जनरेशन में जाता है, ठीक है। तो विजमान ने बोला था कि जो वेरिएशन, जो चेंज जीन में होगा, जो सोमैटिक सेल, रिप्रोडक्टिव सेल में होगा या जर्म प्लाज्म में होगा, वही अगली जनरेशन में पास होता है। सोमैटिक वेरिएशन पास नहीं होता है। तो इन्होंने जो थ्योरी दी गई थी उसको लिखिएगा, विजमान गेव जर्म प्लाज्म थ्योरी, जर्म प्लाज्म थ्योरी, इन्होंने जर्म प्लाज्म थ्योरी दिया था, ठीक है। और ओनली इसके अकॉर्डिंग क्या, ओनली जर्मिनल वेरिएशन, जर्मिनल वेरिएशंस, ठीक है, पास इन नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन में यही पास होता है। ये थ्योरी नाम याद रखिएगा, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी थी। तो लैमार्किज्म डिस्कार्ड हो गई थी, लेकिन लैमार्किज्म पर एक चीज है, जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हमारे हैं, अवशेषी अंग, वो इस पर काम करते हैं, ठीक है। जिस अंग को प्रयोग कम किया जाता है वो अंग अगली जनरेशन में धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हमारे शरीर में कुछ अवशेषी अंग है ना, जो हमारे पूर्वज उनका प्रयोग करते थे, लेकिन हम लोग क्या है, धीरे धीरे उनका यूज कम करने लग गए, वो धीरे धीरे डिस्कार्ड होते चले गए। तो वो उस पर काम करता है। बाकी ये थ्योरी जो है वो फेल हो चुकी थी। आगे देखिए, अगली जो थ्योरी आई थी वो क्या थी, डार्विन की थ्योरी थी, ठीक है, डार्विनिज्म। अब इसमें थे कि देखिए, इस थ्योरी को बुक में पूरा बिखेर के समझाया गया है, हर जगह डार्विन डार्विन समझाया गया है, ठीक। अभी जो जहां स्टेनली मिलर का एक्सपेरिमेंट खत्म किए थे ना, पहले इस पैराग्राफ को समझ लीजिए, पहले थोड़ा सा यहां से समझिए, फिर आगे भी है इसमें, ठीक। तो देखिए, डार्विनिज्म किसने दिया था, बाय डार्विन। एक डार्विन साइंटिस्ट थे, उन्होंने डार्विन थ्योरी को दिया था, डार्विनिज्म। इनकी थ्योरी कौन सी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थी। थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन।
हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक चयनवाद, प्राकृतिक चयनवाद, ठीक है। हाँ, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसमें दिया था? 1859, 1859। और डार्विन की जो बर्थ हुई थी वो 1809 में हुई थी, जब लैमार्क ने अपनी थ्योरी दिया था उस समय डार्विन की बर्थ हुई थी, ठीक है। और 1859 में डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी, 50 साल बाद एग्जैक्ट। बुक का नाम क्या था इनके? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जो बुक थी वो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थी। बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इसका मतलब जानते हैं? मतलब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का मतलब नए जीवों की उत्पत्ति किसके द्वारा हो रही है? नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा हो रही है। उस वाले में, लैमार्क वाले में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा हो रहा था? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ठीक है। तो ये इनकी थ्योरी थी। अब देखिए डार्विन, जो डार्विन है, ठीक है, डार्विन क्या थे? एक नेचुरलिस्ट थे, ठीक है, डार्विन। और इनके साथ में एक साइंटिस्ट थे, अल्फ्रेड वेलेस, अल्फ्रेड वेलेस, अल्फ्रेड वेलेस, ठीक है। समझ में आया? ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे डार्विन। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था थॉमस माल्थस। ध्यान सुनिएगा, ये थ्योरी आखिरी नेचुरल सिलेक्शन कहां से लेके आई? एक साइंटिस्ट थे थॉमस माल्थस, थॉमस माल्थस। उन्होंने एक ऐसे लिखा था, ऐसे ऑन पॉपुलेशन, ऐसे ऑन पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या पर उन्होंने एक निबंध लिखा हुआ था, जनसंख्या पर, ठीक है। तो थॉमस माल्थस का एक ऐसे था पॉपुलेशन के ऊपर में। ये दो साइंटिस्ट थे। डार्विन, जो अब उसमें पढ़िएगा लिखा है, डार्विन जो है समुद्री यात्रा पर गए, सी वॉयज, सी वॉयज होता है। और उस एक जहाज पर गए थे, और जहाज क्या था? सेल शिप। सेल शिप जानते हैं क्या है? बताइए, सेल शिप क्या होता है? ऐसा जहाज जिसके द्वारा व्यापार किया जाता है, सेलिंग की जाती है, बिजनेस किया जाता है, जिस पर सामान ढोया जाता है, ठीक है। तो डार्विन जो है वो सी वॉयज पर गए थे, ठीक है। वेंट ऑन, कहाँ गए? सी VOYAGE, सी वॉयज, समुद्री यात्रा पर गए, ठीक। एन HMS बीगल, HMS BEAGLE, HMS बीगल क्या है? वो सेल शिप का नाम है। उनके जहाज का नाम क्या है? HMS बीगल। मतलब इन दो साइंटिस्टों ने जब उनका, वो जो साइंटिस्ट थे थॉमस माल्थस, उनका ऐसे पढ़ा तो उनके अंदर जिज्ञासा हुई प्रकृति में थोड़ा सा नेचर के बारे में जानने की, ठीक है। तो दोनों अपना अपना जो है जहाज उठा लिए, ठीक। इनके जहाज का नाम बुक में दिया, उनका कोई नहीं दिया, कोई मतलब नहीं है। तो इन्होंने भी शिप के द्वारा यात्रा की, इन्होंने शिप से, और लेकर समुद्र में चले गए, ठीक है। कहाँ गए वो देखिए, ये गए थे गैलापागो आइसलैंड इन द पैसिफिक ओशियन। जो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर, उसमें एक है गैलापागो आइसलैंड है। आइसलैंड जानते हैं क्या होता है? द्वीप समूह, समुद्र से घिरा हुआ एक ऐसी जगह, धरती जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको बोलते हैं आइसलैंड, ठीक है। तो ये कहाँ गए थे? ये वेंट टू गैलापागोस आइसलैंड पर गए थे। ये कहाँ है? इन पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक लिखते रहिएगा, ओशियन में है, ठीक है। इन्होंने अपना जहाज उठाया और खोजने चले गए, उनकी इनके ऐसे को पढ़ा और जानने की जिज्ञासा हुई प्रकृति के बारे में, और इन्होंने क्या किया? ये गए थे वेंट टू, ठीक है, मलाय आर्चिपेलगो,
हाँ, मलाय आर्चिपेलागो, ये आइसलैंड है, ठीक है, आइसलैंड। ये कहाँ है? इंडियन ओशियन में है, ठीक है। हाँ हाँ, बीच में है, इन इंडियन ओशियन, ठीक। ये इंडोनेशिया से बिलोंग करते थे। कहाँ से? इंडोनेशिया से। समझ में आ गया? दोनों अलग अलग जगह पर गए और अलग अलग आइसलैंड पर गए और वहां जाकर के नेचर के बारे में स्टडी किया और दोनों सेम रिजल्ट फाइंड किए। मतलब जो रिजल्ट मिला वो क्या है? इस नेचुरल सिलेक्शन को, हाँ, सेम रिजल्ट, सेम फाइंडिंग। तो इन्होंने क्या है? सेम ऑब्टेन लिखेंगे, ऑब्टेन सेम फाइंडिंग, एक ही जैसी उन्होंने फाइंडिंग प्राप्त की, ठीक। और एक थ्योरी का नाम दिया, उस थ्योरी को बाद में बोलते हैं, तब क्या बोला गया? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तब दी थी थ्योरी, ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो मेजर नाम किसका आता है? डार्विन का आता है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में। अल्फ्रेड वेलेस का नाम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि डार्विन इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, ठीक है, और उस समय इंग्लैंड काफी उसका बोलबाला हुआ करता था, तो इसी पर्पज से इन्हीं का नाम उसमें मेन है, ठीक है। बाकी कंट्रीब्यूशन दोनों का है। समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा एक पॉइंट और लिखा, देखिए उसको थोड़ा सा, मैं आगे इस थ्योरी का भी बता रहा हूं, आप एक पॉइंट को समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए मैं बुक ओपन कर रहा हूं, देखिए उसी पैराग्राफ में एक लाइन लिखी हुई है, चार्ल्स डार्विन कंक्लूडेड दैट लिविंग फॉर्म द शेयर सिमिलरिटी टू द वेरिंग डिग्री नॉट ओनली। इस लाइन को मैं लिख दे रहा हूं। देखिए चार्ल्स डार्विन ने एक लाइन बोला था, आप लिख लीजिएगा, लिखिएगा, चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा था? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग फॉर्म्स हैं, अगर मैं बोल रहा हूं लिविंग फॉर्म्स तो आप बोलेंगे सजीव, लिविंग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग फॉर्म्स शेयर कॉमन सिमिलरिटी, not only among themselves, not only among themselves, SELVES, but also to their ancestors। ये समझ रहे हैं? ये देखिए स्टेटमेंट में लाइन आ सकती है, ये लाइन किसने बोला था? समझ रहे ना? जैसे इस धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के एंसेस्टर क्या है? कॉमन है ना? हम लोग कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों से आपस में भी सिमिलरिटी रखते हैं। 100% सेम कोई इस धरती पर नहीं है, लेकिन हम लोग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं आपस में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी तो रखते ही है ना, ठीक है, और अपने पूर्वजों से भी सिमिलरिटी रखते हैं, तो सही बात है। तो इस लाइन को याद रखिएगा, ठीक है। डार्विन ने लाइन बोली गई थी। एक लाइन और मैं पढ़ दे रहा हूं, तब आगे समझिए। देखिए एक पॉइंट और लिखा गया है, बहुत अच्छी लाइनें लिखी गई हैं, ठीक है। देखिए लिखिएगा, इसमें बता रहे हैं। देखिए अगला पॉइंट, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ कोरिलेट्स विथ, आगे क्या लिखा हुआ है? पढ़िए एक लाइन। हाँ, बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, हाँ, बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। इस लाइन को समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। बाकी तो बुक में सब बकवास लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है।
जियोलॉजिकल हिस्ट्री का मतलब समझते हैं, इस अर्थ पर जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उस समय से लेकर के और आज तक के जो टाइम पीरियड है, पूरा समय है धरती का, जब से अर्थ बनी और तब से लेकर के आज तक के टाइम पीरियड को विभिन्न प्रकार के मतलब उसमें डिवाइड किया गया है, पीरियड है, एपॉक है, ये सारी चीजों में बांटा गया है टाइम पीरियड को। तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री का मतलब अर्थ की जो हिस्ट्री है, ठीक है, अर्थ पर जो डिफरेंट टाइम पीरियड है उसको अलग अलग टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है। तो वो कोरिलेट किससे करती है? बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। मतलब क्या है, हमारे जो एंसेस्टर हैं वो देखिए, कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत पहले हुआ करते थे, ठीक है, उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म आए होंगे, उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म आए होंगे, ठीक। तो अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग तरीके के क्या आए, ऑर्गेनिज्म आए, ठीक है। हाँ, तो वो चूंकि टाइम पीरियड जब अलग अलग है तो ऑर्गेनिज्म भी तो अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। आज के 100 साल पहले जो ऑर्गेनिज्म था और उसके 500 साल पहले जो ऑर्गेनिज्म था, सब क्या है, डिफरेंट टाइप के हैं। तो अर्थ की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, ठीक, वो क्या है, बायोलॉजिकल हिस्ट्री का मतलब इस धरती पर उस समय जो ऑर्गेनिज्म थे वो टाइम पीरियड के हिसाब से क्या है, अलग अलग थे। अर्थ के जो टाइम पीरियड है उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म सरवाइव किया करते थे। समझ में आ रहा ना? तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए, अब समझ लीजिए नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, ठीक। अब आप समझिए नेचुरल सिलेक्शन क्या है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब समझते हैं, सिलेक्शन बाय नेचर, ठीक। डार्विन ने क्या कहा था? देखिए, डार्विन ने बोला था, जो डार्विन थे उन्होंने कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सारे ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन का जो रेट है अलग अलग है, ठीक है। कुछ कम रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ क्या है, ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक। तो जो ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लीजिए इस धरती पर कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बहुत सारे हैं। जब नेचर इन्वायरमेंट बदलती है, इन्वायरमेंट कैसे बदलता है, नेचर बदलती है, टेम्परेचर चेंज हुआ या धरती का जो अर्थ का वातावरण चेंज हुआ, तो जब नेचर क्या करती है, इन्वायरमेंट को बदलती है, तो जो ऑर्गेनिज्म उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को सरवाइव कर ले जाते हैं और कुछ क्या है, सरवाइव नहीं कर पाते। तो जो सरवाइव कर ले जाते हैं वो क्या है, वो अगली जनरेशन को पास, वो अगली जनरेशन में अपने ऑफस्प्रिंग को पास कर देते हैं, बाकी क्या हो जाते हैं, डिस्कार्ड, ठीक। तो जैसे मान लीजिए डार्विन ने जो बोला था कि जो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, मोर रिप्रोडक्टिवली फिट होगा, वो क्या करेगा, बेटर सरवाइव, ठीक। जब नेचर इन्वायरमेंट को चेंज करेगी तो जिस ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा होगा, जो रिप्रोडक्टिवली फिट होगा, वो अगली जनरेशन में सेलेक्ट होके जाएगा और बाकी क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे, ठीक। तो रिप्रोडक्टिवली फिट इंडिविजुअल को नेचर क्या करती है, सेलेक्ट कराती है, अलाउ कराती है। ये नेचुरल सिलेक्शन में बताया गया था। और इसके द्वारा क्या होता है, न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा, ठीक। अब इसको देखिए, इसमें नेचुरल सिलेक्शन में और भी बहुत सारी चीजें हैं कि कितने प्रकार का नेचुरल सिलेक्शन होता है, ठीक। वो समझ लीजिए थोड़ा सा, या नेचुरल सिलेक्शन होता कैसे है वो देखिए। ये टॉपिक आप बहुत आगे दिया, वो देखिए, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, अच्छा, इसके भी पहले एक चीज जान लीजिए थोड़ा सा। हाँ, बता रहे हैं, बताइए। डार्विन ने, हाँ क्या करें, हाँ बता दे रहा हूँ। डार्विन ने जो थ्योरी दी थी वो क्या थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक। डार्विन की क्या कुछ कमियां थी?
डार्विन की थ्योरी पूरी तरीके से फॉलो नहीं हुई थी, क्योंकि इसके बाद भी अगली थ्योरी आई थी। जैसे लेमार्क की थ्योरी डिस्कार्ड हुई थी, लेकिन डार्विन की थ्योरी पूरी तरीके से डिस्कार्ड नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से फॉलो भी नहीं है। तो इसकी कुछ कमियां थी, यहाँ लिखेंगे थोड़ा सा। क्रिटेनिज्म ऑफ डार्विनिज्म, डार्विनिज्म थ्योरी की क्या कमियां हैं। देखिए, डार्विन ये नहीं बताए थे, डार्विन के समय ना तो माइक्रोस्कोप का पता था, ना ये पता था कि कैसे जीन चेंज होता। आज हम जानते हैं ना कि रिकॉम्बिनेशन होता है, म्यूटेशन होता है, ये सब पता है, ये सारी चीजें ना, म्यूटेशन है, रिकॉम्बिनेशन है, ये इससे जीन चेंज होता है, लेकिन ये सब डार्विन के समय नहीं था। तो डार्विन ये नहीं बता पाए थे कि वेरिएशन कैसे आता है। नेचुरल सिलेक्शन होता है, लेकिन नई स्पीशीज बनती हैं तो वेरिएशन कैसे होता है ये नहीं बताया था। तो लिख लीजिएगा, did not tell how variation arises, कैसे वेरिएशन अराइज होते हैं, मैकेनिज्म क्या है, ये डार्विन नहीं बता पाए थे। ठीक है, और वेरिएशन दो टाइप का होता है, सोमेटिक और जर्मिनल, वो भी इन्होंने नहीं बताया था। तो कोई मैकेनिज्म नहीं बताया था, इसलिए इनकी थ्योरी पूरी तरीके से फॉलो नहीं होती है। अब थ्योरी तो पता है नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक है। अब उस नेचुरल सिलेक्शन का आप टाइप लिखिएगा, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखिए, तीन तरीके का नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक। पहला नेचुरल सिलेक्शन कौन सा है, स्टेबलाइजिंग, जो कह रही हो तुम अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है, इसको मैं पढ़ देता हूं। दूसरा क्या है, डिसरप्टिव है, डिसरप्टिव, ठीक है। और तीसरा होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन, तीन तरीके का नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक। इसमें भी हार्डी विनो प्रिंसिपल वो सब आगे चीजें हैं, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन चल रहा है तो तीन तरीके का इसको समझ लेते हैं। अब बताइए क्या करें, उसको हम बता दें, लाओ जल्दी से, कौन सा पैराग्राफ है, इसी में तो नहीं है, लाइए। नहीं, इसमें कोई पैराग्राफ है जो ऐसा समझ में नहीं, लाइए समझा दें, लाइए कौन सा वाला है, इधर लाइए कोई, ये पैराग्राफ ना, ये थॉमस माल्थन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन। देखिए जी लिखा गया है कि ये पैराग्राफ देखिए पेज नंबर 119 पर दिया, थोड़ा सा पूछ रहे हैं ये वाला पैराग्राफ। थॉमस माल्थन ने पॉपुलेशन ऐसे दिया था, ठीक है, जिससे डार्विन बहुत प्रभावित हुए थे। डार्विन ही नहीं, अल्फ्रेड वेलेस भी प्रभावित हुए थे ना, तभी तो दोनों लोग गए थे। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द सर्टेन ऑब्जर्वेशन व्हिच आर फैक्चुअल। फॉर एग्जांपल, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, पॉपुलेशन साइज आर स्टेबल इन साइज। ये समझा दे रहा हूं। देखिए, लैंग्वेज एनसीईआरटी बड़ी क्रिटिकल है, मैं आपको ये पैराग्राफ समझा दे रहा हूं, आप ओपन कर लीजिए इसको। देखिए, ये बोल रहा है नेचुरल सिलेक्शन किस चीज पर आधारित होता, कैसे होता नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। उसके लिए क्या होना चाहिए, आज हम जानते हैं ना कि जो रिसोर्सेज हैं, वो क्या है, लिमिटेड है, ये सबको पता है ना। संसाधन क्या है, लिमिटेड है। कंपटीशन क्यों होता है, जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा। नेचुरल सिलेक्शन के लिए जरूरी चीज क्या है, कंपटीशन होना जरूरी है। कंपटीशन कब होता है, जब सीट कम होती है, जब रिसोर्सेज कम पड़ते हैं, खाना पीना कम पड़ता है, तभी तो कंपटीशन होता है, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन के लिए सबसे पहली चीज क्या जरूरी है कि रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। दूसरा चीज क्या है, पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन। जो पॉपुलेशन साइज है, पॉपुलेशन साइज वो क्या है, वो स्टेबल होना चाहिए। ये चीज पता है। अगर मान लीजिए कहा जाए कि जनसंख्या, ध्यान सुनिएगा, क्या जनसंख्या जो बढ़ रही है क्या ऐसे बहुत तेजी से बढ़ती चली जाएगी, नहीं, क्योंकि खाना पीना उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है।
उतना ज्यादा रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है कि जनसंख्या जिस स्पीड से बढ़ती जा रही है बहुत ज्यादा अफराद नहीं हो पाएगी। एक समय आएगा पॉपुलेशन क्रैश होगा, ठीक, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है, कंपटीशन होगा, कुछ लोग कमजोर लोग मरेंगे, जाहिर सी बात है। तो इस थ्योरी में ये बताया जाता है कि पॉपुलेशन की जो बढ़ रही है धीरे धीरे, वो पॉपुलेशन का साइज उस स्पीड से नहीं बढ़ेगा, एक स्टेबल रहती है पॉपुलेशन। देखिए जीवों में बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता ज्यादा है, ये बात सही है, ठीक है, ओवर रिप्रोडक्शन रेट है जीवों में, लेकिन क्या उस हिसाब से किसी भी जानवर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है? नहीं होती ना। कोई भी आप एनिमल देख लीजिए, बहुत ज्यादा अफराद नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनको खाने वाला कोई ना कोई बैठा हुआ ऊपर, और अगर कोई नहीं खाएगा तो आपस में कंपटीशन करके मर जाएंगे। वो जिस चीज को खाते हैं वो चीज कम पड़ने लगेगी तो आपस में उनके लिए क्या होगा? लड़ाई हो जाएगा, कंपटीशन होगा। तो पॉपुलेशन का साइज तो स्टेबल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि कंपटीशन की वजह से रहता है। और कंपटीशन क्यों होता है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। ये चीजें नेचुरल सिलेक्शन में तो बताई जाती हैं, ठीक। आगे लिखा गया है मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन वेरी इन द कैरेक्टरिस्टिक, जो एक्स, हाँ देखिए सीजनल फ्लक्चुएशन ये है, पॉपुलेशन का साइज एक समय में कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कब बढ़ता है? जैसे बारिश के मौसम में, रेनी सीजन में, ठीक है, आपको इंसेक्ट बहुत ज्यादा दिखेंगे, कीड़े मकोड़े, आपको फंगस बहुत ज्यादा दिखेगा, हर जगह आपको काई दिखाई देगी, दिखेगा ना एलगी, ठीक है, फंगस बहुत ज्यादा, माइक्रोब की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती। क्यों? क्योंकि उस समय रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, थोड़े समय के लिए होता है। तो सीजनल वेरिएशन का मतलब कुछ सीजन को आप छोड़ दीजिए, कुछ सीजन जैसे रेनी सीजन है, बाकी समय में रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड रहते हैं कुछ, क्योंकि सबका अपना अपना समय आता है। माइक्रोब का भी एक मौसम आता है। कौन सा मौसम आता है? रेनी सीजन आता है उनके लिए, जिस समय वो अफराद ग्रोथ करते हैं। हर जगह आपको फंगस लगा हुआ मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिलता है ना। हाँ, तो सीजनल वेरिएशन को छोड़ करके बाकी में क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड, वही बात कर रहा है ये। देखिए कहाँ गया ये, हाँ, मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन वेरी इन द कैरेक्टरिस्टिक, जो किसी भी पॉपुलेशन के जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं? सबकी कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। जाहिर सी बात है, किसी भी पॉपुलेशन में जितने लोग हैं वो सब एक जैसे नहीं हो सकते हैं। अरे एक जैसे होते तो क्यों नेचुरल सिलेक्शन होता? अलग अलग है ना, अलग अलग हैं तभी तो। जैसे मान लीजिए ये कोई जगह है, इस जगह पर ए बी सी डी 4 तरीके के ऑर्गेनिज्म है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, ये सब खत्म हो गए, ये सरवाइव नहीं कर पाए इस टेम्परेचर को, ये सरवाइव कर गया तो नेचर ने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, क्योंकि इसने अपने अंदर चेंज लेके आया। तो सभी अलग अलग होते हैं, अगर सब सेम होते तो एक साथ नेचर चेंज करते तो सब मर जाते, कोई बचता ही नहीं फिर। तो वही चीज लिखा गया है। The fact that theoretically population size will grow exponentially if everybody reproduce maximally, ये बोल रहा है पॉपुलेशन का साइज एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, ये सब जानते हैं, ठीक है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये पॉपुलेशन का साइज ऐसे ग्रो करता रहता है, एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। लेकिन क्या ऐसे ही एक्सपोनेंशियली ग्रो करता रहेगा? आप पढ़ेंगे लास्ट में किसी उसमें दिया है, इकोलॉजी में दिया, 2 तरीके के ग्रोथ कर्व बनते हैं, जे शेप और सिग्मॉइड। तो सिग्मॉइड में भी तो ऐसे शुरुआत में बनता है सिग्मॉइड कर्व, नेचर में सिग्मॉइड कर्व फॉलो होता है, लेकिन स्टार्टिंग में तो ऐसे ही चलता है, फिर सिग्मॉइड ऐसे क्यों घूम जाता है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ठीक है। जे शेप वाला ऐसे सीधे चलता है, क्यों? वो तो जे शेप केवल बारिश के समय बनता है। जे शेप कर्व जो आता है वो आपका रेनी सीजन के लिए आता है, जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाते हैं, ठीक। तो ये बोल रहा, देखिए यहाँ पर कि थियोरेटिकली अगर देखा जाए, थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली नहीं, ठीक है, हवा में अगर बात की जाए थियोरेटिकली पॉपुलेशन का साइज एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, ये बात सही है। 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, डबल होते रहते हैं ना सभी हैं, ठीक है, ह्यूमन में देखिए इस तरीके से। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन होना है, जाहिर सी बात है। क्यों होना? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं धरती पर। अब आगे बोल रहा है बैक्टीरिया का पॉपुलेशन जो होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, जाहिर सी बात है, बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड करता है। इकोलाई बैक्टीरिया देखिए 1 से 2 कब बना? 20 मिनट में बना। कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, ओनली सम सर्वाइव्ड एंड
अदर कॉस्ट नो फ्लरिश, द नोवेल्टी ऑफ ब्रिलियंट वेरिएशन। अब कौन सी लाइन आपको नहीं समझ में आ रही ये बता दीजिए तो हम पढ़ के बता दूं उसको। पढ़िएगा जो हमको लाइन बताइए, क्योंकि इसमें लिखा तो बहुत कुछ है, मैं एक ही लाइन पढ़ूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। जो लाइन आपको नहीं समझ में आ रही वो हमको बता दीजिए तो हम बता देंगे उसमें। फिर से देख लीजिए इसको। 3 तरीके का नेचुरल सिलेक्शन था, ठीक है, टाइप्स में। पहला कौन सा है? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ठीक है, इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग सिलेक्शन। ये है बैलेंसिंग सिलेक्शन, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, इसको समझने के लिए इसमें जानते हैं, जैसे मान लीजिए हर पॉपुलेशन में आपको 3 वैरायटी मिल जाएगी। जैसे क्लास है, एक बेचारे कमजोर बच्चे मिल जाएंगे, एक बहुत तेज ब्रिलियंट मिल जाएंगे, एवरेज मिल जाएंगे, एवरेज ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो 3 तरीके का फिनोटाइप नेचर में होता है। फिनोटाइप जानते हैं, एक होता है जीनोटाइप और एक होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप दिखता नहीं है, फिनोटाइप दिखता है। जैसे स्किन का कलर क्या है? फिनोटाइप है। हाइट क्या है? फिनोटाइप। दिख रही है हाइट ना। वजन क्या है? फिनोटाइप। ठीक, तो 3 तरीके का नेचर में आपको फिनोटाइप दिखता है। एक होता है सबसे कम, एक होता है एवरेज और एक होता है सबसे हाई वाला। ठीक, तो अगर जैसे यहाँ देखिए स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या होता है, जो पहले लिख लीजिएगा थोड़ा सा, जो एक्सट्रीम फिनोटाइप होते हैं, एक्सट्रीम फिनोटाइप इंडिविजुअल्स, ठीक है, डिस्कार्डेड बाय नेचर। नेचर किसको डिस्कार्ड कर देती है? जो एक्सट्रीम फिनोटाइप इंडिविजुअल है। और सेलेक्ट किसको करती है? एंड सेलेक्ट मीन या फिर एवरेज फिनोटाइप इंडिविजुअल्स, ठीक है। ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें मीडियम कैरेक्टर होता है, एवरेज वाले सेलेक्ट किए जाते हैं और एक्सट्रीम वाले क्या होते हैं? डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। नेचर उनको डिस्कार्ड कर देती है, मर जाते हैं वो लोग, ठीक है। कैसे? देखिए, अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ये देखिए यहां पर इस तरीके का है, ये सिलेक्शन के पहले का कर्व है। ये इस तरीके से यहां देखिए, यहां पर जैसे मान लीजिए हमने हाइट, एक कैरेक्टर होता है ना, इसका एग्जाम्पल लिखिएगा। एग्जाम्पल हाइट ऑफ ह्यूमन की जो हाइट है, ठीक है, वेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। आपको 2 एग्जाम्पल लेके समझा देंगे कि हाइट जो होती है ह्यूमंस में और एक वेट होता है न्यूबॉर्न बेबी का। ये 2 एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, अगर इस एक्सिस पर क्या ले रहे हैं हम? वेट ले रहे हैं, वजन। तो वजन जो होता है बच्चों का, न्यूबॉर्न का, वो 2.5 से 3 किलो एवरेज माना जाता है, 3 किलो के आसपास, ठीक है। हाँ, 4 साढ़े 4 किलो का बच्चा ओवर वेट हो जाता है और 1.5 किलो का अंडर वेट हो जाता है। दोनों नहीं सरवाइव करते हैं। अगर देखा जाए कि सर्वाइवल का चांस किसका ज्यादा होता है, कौन से बच्चे बचेंगे, तो ये एवरेज वाले बचते हैं। अंडर वेट खत्म, ओवर वेट भी खत्म। अंडर वेट तो इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो इतने कमजोर होते हैं कि वो आगे अपने जीवन को नहीं चला पाते हैं, बीमारी की वजह से मर जाते हैं। ओवर वेट भी क्या है, क्योंकि ओवर वेट रहेगा तो बाद में वो इस तरीके से रहेगा, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें इसको पकड़ लेंगी। जो मोटे लोग होते हैं, मोटे लोगों में भी तो सर्वाइवल का चांस कम होता है, जो ज्यादा हैवी होते हैं, समझ में आया? और जो ज्यादा कमजोर होते हैं उनमें भी कम होता है, मिडिल वाला में ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप इस एक्सिस पर वेट ले रहे हैं, वजन, और इस एक्सिस पर क्या ले रहे हैं? नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कितने लोगों में वो है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला फिनोटाइप देख रहे हैं, ये एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम का मतलब समझ रहे हैं? 0 kg वजन, 1 kg, 2 kg, इस तरीके से ये ज्यादा वजन।
ये अंडर वेट वाले हो गए और ये क्या हो गए, ओवर वेट वाले हो गए। और यहां से यहां तक क्या है, ये एवरेज है। ये आपका मीन फिनोटाइप है, ये है मीन फिनोटाइप, एवरेज लोग। और ये क्या हो गया, एक्सट्रीम वाला, देखिए ये है एक्सट्रीम, एक्सट्रीम फिनोटाइप। ठीक, ये नेचुरल सिलेक्शन के पहले का है। अब नेचर किसको हटाएगा इसमें से, कौन से लोगों को, ये बच्चे हटेंगे, ये वाले जो अंडरवेट हैं ओवरवेट हैं, ये बीच वाले बच्चे रहेंगे। ठीक है, और बच्चे रहेंगे तो ये आपको नेचुरल सिलेक्शन के बाद में आपको एक सिंगल कर्व बनेगा। ये देखिए, ये क्रम जनरेशन ओवर जनरेशन चलता रहेगा और कई जनरेशन्स के बाद में आपको ये बच्चे धीरे धीरे कम होते, खत्म दिखाई देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे डिस्कार्ड हो जाते हैं। तो आपको एक ही मिलेगा जिसमें क्या है, एवरेज जो है वेट वाले आपको बच्चे दिखाई देंगे, क्योंकि ये सब नेचर के द्वारा डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे, सर्वाइवल का चांस घटेगा। ठीक, यहाँ कुछ पॉइंट ध्यान देने वाला, देखिए कि स्टेबलाइजिंग क्यों बोलते हैं, जानते हैं, ये साइड इसको स्टेबल कर रही है। अगर किसी भी चीज को, देखिए ये है, मान लीजिए ये आर करे, जितना इसको इधर से प्रेस कर रहे हैं उतना इधर से प्रेस कर रहे हैं, बराबर तो हो रहा है ना। जितना इधर से हट रहा है उतना इधर से भी तो हट रहा है। जितना डिस्कार्ड इधर से कम हो रहे हैं उतना इधर से भी कम हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। इसीलिए ये साइड इसको बैलेंस कर रही है ना, ये साइड इसको बैलेंस की हुई है। जितना इधर से कम हो रहा है उतना इधर से भी घट रहा है, इसलिए बोलते हैं स्टेबलाइजिंग या बैलेंसिंग सिलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आफ्टर सिलेक्शन क्या होता है, आफ्टर सिलेक्शन ये कर्व आएगा, तो लिख लीजिएगा पॉइंट करके, आफ्टर सिलेक्शन अ सिंगल पीक, एक सिंगल पीक दिखाई देगा, एक ही पीक आएगा, ध्यान रखिएगा। जब आप ग्राफ बनाएंगे सिलेक्शन के बाद वाला, तो धीरे धीरे, ये एक जनरेशन में नहीं हो रहा, ये कई जनरेशंस के द्वारा हो रहा है, अचानक नहीं हटता है ये। क्योंकि याद रखिए नेचुरल सिलेक्शन धीरे धीरे होता है, कई जनरेशंस के बाद वो, ठीक है, एक जनरेशन में नहीं हो पाता है। तो एक सिंगल पीक दिखाई देगी, और ये पीक देखिए, जब ये बताइए, जब ये संख्या बढ़ती जाएगी तो ये पीक ऐसे नहीं हो सकती, ये ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि इस एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, कितने लोगों में ये करेक्टर है। मतलब 3 किलो वाले जो बच्चे हैं, या ये जो वेट ये वाला है, ये कितने बच्चों में है, ये ज्यादा में होगा ना ये। ठीक है, और इनकी संख्या क्या है, ये कम, ये धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो ये बीच में एक समय आएगा कि ये धीरे धीरे संख्या ये वाली बढ़ती जाएगी और ये खत्म होती जाएगी, तो ये पीक क्या होती जाएगी, पतली, ये पीक नैरो होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये संख्या बढ़ रही है, तो देखिए ऊपर जाएगा और पतला और पतला। ठीक, तो पीक जो होती जाएगी, पीक गोज टू नैरो। बस 2 चीज याद रखनी है, सिंगल पीक बनेगा नेचुरल सिलेक्शन के बाद, और पीक क्या होती जाएगी, समझ में नहीं आ रहा है क्या, पीक नैरो होती जाएगी। ये स्टेबलाइजिंग या बैलेंसिंग सिलेक्शन है। दूसरा देखिए, अगला है डिसरप्टिव सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव में 2 पीक बनता है। ठीक है, और इसमें नेचर किसको सेलेक्ट कराती है, जो एवरेज वाले होते हैं, किसको खत्म कर, सॉरी, जो किनारे वाले होते हैं, एक्सट्रीम वाले, और किसको हटाती है, जो एवरेज वाले होते हैं, वो हट जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे एक्सट्रीम, एक्सट्रीम फिनोटाइप, फिनोटाइप इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स, ठीक है, सरवाइव करेंगे, सरवाइव, एंड एवरेज, एवरेज या मीन फिनोटाइप, मीन फिनोटाइप डिस्कार्ड हो जाएंगे, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। एवरेज वाले, ये बहुत रेयर होता है, लिखिएगा ये क्या है, बहुत रेयर है।
आपको नेचर में बहुत कम मिलेगा। उसका तो 2 एग्जाम्पल है, और भी हैं, लेकिन इसका एक सिंगल एग्जाम्पल ही आपको समझ में आएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, जो स्नेल होती है, स्नेल, ठीक है, उसका शेल लिखेंगे, शेल कलर ऑफ स्नेल, स्नेल का जो कवच होता है, उसका जो रंग होता है, ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल है। अब स्नेल के कवच में 3 तरीके के रंग होते हैं। जो कलर है वो 3 वैरायटी, एक आपका व्हाइट कलर की भी स्नेल का होती हैं, ठीक है, और आपका ब्लैक होगा, और एक ग्रे कलर का है, हाँ ब्राउन कह लीजिए, जो मिक्सअप दोनों का मिक्सअप, वो ग्रे कलर हो गया, ठीक है, ब्राउन कलर हो गया। नेचर, अब इसमें देखिए ये एवरेज है कि नहीं, इसमें दोनों कलर मिला हुआ है, व्हाइट और ब्लैक मिक्स होकर के यहाँ ये कलर आया, ठीक है, तो ये एवरेज वाला हो गया। ये क्या हो गया, एवरेज। सेलेक्ट कौन होगा, साइड वाले दोनों होंगे, एवरेज वाला हट जाएगा। जैसे जो स्नेल होती है, वो जो चट्टानों के पास जब रहती हैं, तो जो चट्टानों का जो कलर ब्लैक होता है, तो जो ब्लैक कलर वाली, जिनकी जो है क्या कहते हैं, वो शेल कवच जो ब्लैक कलर का था, वो अपने आप को ब्लैक बैकग्राउंड में छुपा लेती थी, क्योंकि चट्टान का भी कलर ब्लैक, स्नेल की बॉडी का कवच भी क्या है, ब्लैक, तो ब्लैक वाले बेचारे अपने प्रीडेटर से बच जाते थे, उनको कोई शिकारी उनको मार नहीं पाता था, क्योंकि वो उस बैकग्राउंड में अपने आप को छुपा लेते थे। व्हाइट वाले अपने आप को कैसे बचाते थे, जो रेत सैंड होती थी, सैंड का कलर क्या है, कुछ व्हाइटिश टाइप से होता है, ठीक है, तो व्हाइट बैकग्राउंड जो सैंड है, उस कलर में, उसके कलर में ये व्हाइट वाली अपने आप को बचा लेती थी स्नेल। ग्रे वाले हर तरफ से मारे जाते थे, वो ना तो ब्लैक वाले चट्टान में छुप पाते थे, और ना ही क्या सैंड में, तुरंत पकड़ में आ जाते, दूर से दिख जाते थे, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग की वजह से। तो यहाँ पर ये एवरेज वाले ये डिस्कार्ड हो जाते थे, ये डिस्कार्ड हो जाते थे। तो नेचर किसको सेलेक्ट करती थी, एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम का मतलब ये किनारे, और एवरेज वाला होता है बीच में। इसका अगर नेचुरल सिलेक्शन के पहले का कर्व बनाएंगे तो ये बनता है, ये देखिए, ये है, ये नेचुरल सिलेक्शन के पहले का कर्व है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, एक्सट्रीम फिनोटाइप, और ये क्या है, मीन फिनोटाइप, बीच वाला जो मीन होता है। जब नेचुरल सिलेक्शन होगा, ये कर्व 2 पार्ट में टूटेगा, ये 2, ये देखिए, ये खत्म होगा ना, तो क्या ये अचानक खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे, धीरे धीरे का मतलब देखिए, इस लाइन पर क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अगर सोचिए यहां से यहां तक कितने लोग हैं, कितने 100 स्नेल हैं, कितनी है, 100, तो अगली जनरेशन में वो 80 हो जाएंगी, यहां पर आ जाएंगी, क्योंकि इस एक्सिस पर हम संख्या ले रहे हैं, इस एक्सिस पर क्या ले रहे हैं, संख्या। यहां से यहां तक क्या है, 100, यहां से इस लाइन को यहां खींचेंगे, ये 80 आएगा, ये 50 आएगा, इस तरह घट रहा है। तो ये पीक जो है वो धीरे धीरे कम, कम का मतलब देखिए, अगले बार ये इस तरीके से आएगी, कम हो गया ना, अरे भाई इस तरीके से बनेगा ना, ये पीक नीचे आ रही है बीच वाली, ये डिस्टर्ब नहीं हो रही है, इनमें कोई फर्क नहीं है, नीचे आया, अगली बार इस तरीके से आएगा, और एक समय आएगा कि ये सबसे खत्म, ये कम हो जाएंगे, ये बीच वाले जब कम हो जाएंगे, तो ये कर्व आपको 2 पार्ट में टूटता हुआ दिखाई देगा, ये नीचे आएगा, देखिए बीच वाला, ठीक, ये अलग और ये अलग। तो नेचुरल सिलेक्शन के बाद का जो कर्व बनेगा वो यही बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। मतलब ये डिसरप्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डिस्टर्ब हो गया, ये डिस्टर्ब कर गया, टूट गया। यहां पर एवरेज फिनोटाइप इंडिविजुअल क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ये कर्व 2 पार्ट में डिस्टर्ब हो चुका है। तो कितनी पीक आती है, उसमें कितना पीक आया था, 1, नेचुरल सिलेक्शन के बाद वो पीक धीरे धीरे लंबी हो रही थी, यहां 2 पीक आएंगी, ठीक है। तो लिखिएगा 2 पीक आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन, आफ्टर सिलेक्शन 2 पीक्स, 2 पीक्स आएगा, ठीक। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा। और ये तीसरा जो सिलेक्शन है वो कौन सा है, डायरेक्शनल सिलेक्शन, उसमें आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए तीसरा है डायरेक्शनल सिलेक्शन,
डायरेक्शनल में कुछ नहीं है। देखिए डायरेक्शनल सिलेक्शन ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, कोई पढ़ने में अच्छा है उसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, उसको डांट नहीं रहे हैं, या कोई बच्चा है उसको जितना मारते जाइए उतना ही क्या है खराब होता, बिगड़ता चला जाएगा। मारने से बच्चे सुधरते नहीं हैं, जितना ज़्यादा मारेंगे उतना ज़्यादा बिगड़ेगा। तो यहाँ एक डायरेक्शन में सिलेक्शन हो रहा है, जितना नेचर एनवायरनमेंट को चेंज कर रही है उसी दिशा में क्या है सिलेक्शन हो रहा है। जितना ज्यादा चेंजिंग होगी नेचर में उतना ही क्या होगा, ज्यादा तेजी से सिलेक्शन होगा। इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल देखने पड़ेंगे आपको। देखिए ये यहाँ एक लाइन लिख लीजिएगा, सिलेक्शन अकर्स कहाँ होता है, अकर्स इन डायरेक्शन, हाँ, डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो बदलाव होता है उसकी जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में एनवायरनमेंट में चेंज होता है उसी डायरेक्शन में नेचुरल सिलेक्शन। एक थोड़ा सा एग्जांपल समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। देखिए पहला एग्जांपल क्या है, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म है, मिलेनिज्म। क्योंकि बिना एग्जाम्पल समझाए ग्राफ नहीं समझ में आएगा। यहाँ लिखिएगा, ये क्या बता रहे हैं, हम एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म